मंच पर उपस्थित सभी माननीय संघ चालक गण, उपस्थित संघ के अन्य अधिकारी वर्ग, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, नागरिक सज्जन एवं माता भगिनी, 2 वर्ष पूर्व सरसंघ चालक के पद का गुरुभार मेरे सर पर आने के पश्चात जो अखिल भारतीय प्रवास तय हुआ था, उसका पहला कार्यक्रम चेन्नई में हुआ था और उसमें चेन्नई महानगर के अपने इस भाग के रहीवासी भी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थे। लेकिन पूरे प्रांत भर से स्वयंसेवक और नागरिक बंधु आने के कारण मुझे ये सूचना मिली थी कि जो भी मैं बोलूंगा उसका तमिल में भाषांतर तो होगा, लेकिन आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो ज़्यादा लोग समझेंगे और भाषांतर भी करने में कोई असुविधा नहीं होगी। इसलिए उस समय मैं अंग्रेजी में बोला था, तो बाद में यह पता चला कि अपने यहाँ से जितने बंधु वहाँ पर उपस्थित थे, उनकी मन में एक इच्छा आ गई कि हिंदी में भी इनको हमको सुनना है। अब जहां जाएंगे वहां भाषण करना ये हमारा काम तो नहीं है, करना पड़ता है, लेकिन इस बहाने जाकर सबको देखना, सबसे मिलना होता है। और इसलिए 2 साल के बाद ये जो तीसरा प्रवास है मेरा, उसमें जब चेन्नई में आया हूं तो आप लोगों से हिंदी में संवाद करने का ये अवसर संघ के कार्यक्रम के कारण मुझे मिला है। और संयोग है कि आज का अपना ये कार्यक्रम तय है और आज एक भारत में एक घटना की बहुत बड़ी चर्चा है। अन्ना जी हजारे दिल्ली में अनशन कर रहे थे, उनकी मांगे सरकार ने मान्य कर ली और उन्होंने अनशन तोड़ दिया। 2-3 बातों के कारण सारी जनता में बड़ा हर्ष है कि आखिर हमने अपनी ताकत पे अड़ियल सरकार को झुकाया। दूसरा, इतने दिन से मन में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ठीस थी, उसका कुछ न कुछ उपाय करने का रास्ता खुल गया। और तीसरा, जो सबके दिल को छू जाता है कि अन्ना हजारे जैसे एक तपस्वी व्यक्ति के प्राण खतरे में थे, वो बच गए। और इससे हम सब लोग आनंदित हैं, आनंद होना स्वाभाविक है। प्रत्यक्ष आंदोलन में जाकर वहां रामलीला मैदान में आंदोलन तो सबने नहीं किया, बहुत थोड़े लोग वहां जा सके अपनी जनसंख्या के प्रमाण में, लेकिन मन से सब लोग इस विषय की भी साथ थे और अन्ना हजारे की भी साथ थे। भ्रष्टाचार समाप्त तो होना चाहिए, उसके लिए कड़ा कानून बनना चाहिए और दोषियों को सजा होते रहनी चाहिए। अब कानून और व्यवस्था में सुधार तो करने के लिए अभी मान्यता तो सरकार ने दी है, आगे क्या होता देखना है। जिस प्रकार से इसके बारे में अपने ही शासकों का रुख रहा है, उसमें अभी सभी को सावधान रहना पड़ेगा। जो बोलेंगे वही करेंगे, ये देखना पड़ेगा। लेकिन इस मायने में तो हम समझते हैं कि यह लंबी लड़ाई है, लेकिन और एक मायने में उससे भी लंबी लड़ाई है। और लड़ाई दिल्ली में या चेन्नई में लड़नी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन में और अपने घर में लड़नी पड़ती है। क्योंकि भ्रष्टाचार ये तो मन का मामला है। अभी कई घरों पर
शिरडी के साईं बाबा के नाम पर कोई स्टिकर लगे हैं, आपने भी देखे होंगे, मैं भी देखता हूं बार बार। उसमें एक स्टिकर ऐसा है कि चोरी से की कमाई का प्रत्येक पैसा अंतड़ी फाड़ कर बाहर निकलता है, ऐसा दरवाजे पर लगा रहता है, अंदर लगा रहता है। अब जिसके घर में और जिस व्यक्ति के मन में यह विचार जागृत है, यह संस्कार जागृत है कि चोरी की कमाई का प्रत्येक पैसा अंतड़ी फाड़ के बाहर निकलेगा, चोरी करते समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में लेने के कई गुना देने पड़ेंगे। ये जिसका संस्कार पक्का है, वो आदमी कितना भी मोह आकर्षण सामने आए, वो भ्रष्टाचार क्यों करेगा? अगर समाज में इस प्रकार संस्कार का वातावरण है तो फिर भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा संस्कार का वातावरण नहीं है, व्यक्ति के मन में यह संस्कार नहीं है, घर में यह संस्कार नहीं है, तो घर वाले भी पीछे लगेंगे कमाने वाले की कि ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमाओ, जैसा हो वैसा कमाओ। और कमाने वाला भी अगर कोई आकर्षण ऐसा सामने आ गया तो झुक जाएगा और चोरी का पैसा ले लेगा। तो व्यवस्था कितनी भी पक्की बनी रहे, कहां का रोका जाएगा भ्रष्टाचार? एक राजा था, बड़ा न्यायी था और बड़ा कड़ा भी था। उसके राज्य में एक भाई बहन, भाई 12 साल का, बहन 8 साल की, अनाथ हो गए, कोई बीमारी आ गई, माता पिता दोनों मर गए। अब कमाना क्या 12 साल की उम्र में और खिलाना क्या, खाना क्या, ऐसा सवाल दोनों के सामने आया। लेकिन वो भाई चतुर था, वो राजा के दरबार के गेट के बाहर जाके बैठ गया। अब राजा के दरबार में सरकारी कामकाज लेके बहुत लोग आते हैं, हर एक की फरियाद होती है, हर एक की अर्जी होती है, सबको अपनी अर्जी पास करानी है। तो ये वहां बैठ गया, साथ में लाल स्याही का एक पाड़ और हाथ में गणेश जी की मुद्रा का एक सिक्का। और जो अंदर जाने के लिए करता था उसको बुलाता था कि भाई कहाँ जा रहे हो, वहां कोई काम है क्या? तो बोले हाँ अर्जी है। तो बोले अच्छा अर्जी है तो ये गणेश जी की मुद्रा छपवा लो, विघ्नहर्ता है गणेश जी, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कौन ना कहेगा? ये अपना एक सिक्का अपना वहां गणेश जी का उस पर छाप देता था। 15 दिन महीने के बाद लोगों को आदत लग गई, बिना बुलाए लोग उसके पास जाने लगे। तो उसने 10-10 पैसा लेना प्रारंभ किया, भीड़ बढ़ गई। तब चवन्नी अठन्नी करते करते 1 रुपया लेने लगा। अब 1 रुपया कोई आज के जमाने में महंगी बात थोड़ी है। 1 रुपये में अगर गणेश जी का सिक्का पड़ता है अपने अर्जी पर तो उतना ही मन को सुकून मिलता है कि चलो विघ्नहर्ता देख रहे हैं। लोग करने लगे, रिवाज बन गया। रिवाज बनते बनते ऐसा हो गया कि अंदर बैठे अफसरों को भी आदत हो गई, अगर बिना सिक्के की अर्जी आती तो वापस भेजते, सिक्का लगा के लाओ। अब उनको लगा कि ये है अपनी पद्धति, नियम है, तो बिना सिक्के की अर्जी का विचार भी नहीं होता था। अब एक दिन कुछ गांव के लोग आ गए महाराज के पास कि महाराज जी 6 महीना हो गया, तालाब का काम करने के लिए हमने अर्जी भेजी, काम हो जाता तो इस बरसात में तालाब भर जाता, अब बरसात के बाद ही काम करना पड़ेगा, लेकिन आपके ओर से तो कुछ भी नहीं आया, पैसा भी मंजूर नहीं हुआ, मजदूर भी नहीं भेजे गए। तो राजा ने कहा ऐसे कैसे होगा, मेरे प्रजा ने 6 महीना पहले अर्जी की है तो अब तक तो काम हो जाना चाहिए था। उसने अपने अफसरों को बुलाया, अफसरों ने अपने क्लर्कों को बुलाया, उन्होंने बताया कि वो हाँ अर्जी तो आई थी इनकी, लेकिन उस पर सिक्का नहीं था। तो राजा ने कहा कौन सा सिक्का चाहिए अर्जी पर? तो बोले वो गणेश जी का सिक्का। तो बोले ये नियम कहाँ से आया? तो बोले हमको मालूम नहीं, पीछे से चलती आ रही है, वो हम सिक्का देख के अर्जी आगे भेजते हैं। तो राजा ने जरा पूछवाया, तलाश करवाई तो पता चला कि कोई वहां बैठा है और वो जवान बन गया था। उसको बुलाया और पकड़ के बुलाया और कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो बोले भाई कमाने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं था, मैं सिक्का लेके बैठ गया, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया। अब लोगों को लगता है तो आते हैं और मैं 1-1 रुपया लेता हूं।
तो बोले हमारे राज्य में ऐसी चोरी चल नहीं सकती। तो उसने कहा महाराज आप मुझे पकड़ के सजा दिलवा सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ऐसी चोरी नहीं चल सकती। तो बोले क्या मतलब? तो बोले आप करके देखो, कुछ भी नियम बनाओ, मैं चोरी करके दिखाता हूं। तो राजा ने उसको जंगल में भेज दिया। तुम्हारी बहन का खाना पीना रहना सहना हम देखेंगे, तुम वहां जंगल में जाके बैठ जाओ, निर्जन वन में अकेले रहो, कुटिया बना के देंगे, रोज तुम्हारे लिए 2 वक्त खाना आएगा, क्या करते हो देखेंगे, कौन सी चोरी करते हो। अब जहां उसकी कुटिया बनी पास में ही नदी थी, तो कुटिया के आंगन में कुर्सी डाल के बैठने लगा। और 10-12 दिन के बाद आने जाने वाले जो मछुआरे नौका में आते जाते थे उनको रोकने लगा, रोको यहां से आना जाना मना है। तो बोले क्या बात है? बोले मैं सरकारी अफसर हूं, राजा ने मुझे नियुक्त किया है, ये नदी की लहरें कितनी लहरें इधर से उधर आती है और इधर से उधर जाती है, ये गिनने का काम है, क्वार्टर मिला है, रोज दरबार से भोजन आता है, देख नहीं रहे हो? और तुम लोग नौका चलाते हो तो ये लहरें सब टूट जाती है, तो सरकारी काम में बाधा होती है, तुम नौका चलाना बंद करो। तो कहा ऐसे कैसे होगा भाई, हमारा पेट इस पर चलता है, हम लोगों को इधर से उधर ले जाते हैं, मछली मारते हैं, वो बेचते हैं, तब हमारा पेट चलता है। तो बोले फिर लाइसेंस निकालो, 5 रुपया लाइसेंस का, 6 महीने का लाइसेंस मिलेगा, 6 महीने के बाद रिन्यू करना पड़ेगा। लोग 5-5 रुपया देने लगे। अब क्या पेट पर जब लात पड़ती है तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। छोटा आदमी मजबूरी में कुछ तो कर ही लेता है खोटा काम। तो जितना पैसा आता था ये बोरे में भर के रखता था, और राजा आने के बाद उसने 5 बोरे भरकर, 1 साल के बाद राजा जब मिलने के लिए आया कि क्या किया बताओ, तो 5 बोरा भरकर सिक्के 5 रुपए के दे दिए उसके पास कि देखो इतना कमाया मैंने, कुछ नहीं था। व्यवस्था परिवर्तन की बात तो आवश्यक है, सख्त कानून आवश्यक है। संघ ने तो मार्च में ही प्रस्ताव किया था। इन सब आंदोलनों को संघ का समर्थन है। संघ के नाते कुछ करना है तो आंदोलन करने वाले हमको बताएं, हम करने के लिए तैयार है। वो नहीं बताएंगे तो भी स्वयंसेवक सहभागी होंगे, और स्वयंसेवक रामदेव बाबा के साथ भी और अन्ना हजारी जी के साथ भी सहभागी हुए हैं देश भर में। लेकिन संघ ने उस प्रस्ताव में कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन की बात तो ठीक है, लेकिन आखिर व्यवस्था चलाने वाला कौन होता है? वो तो आदमी ही होता है। आदमी अगर ठीक नहीं है तो कोई भी गाड़ी उसके हाथ में दे दो, वो एक्सीडेंट करेगा। और आदमी अगर ठीक है तो टूटी फूटी गाड़ी भी है तो भी धीरे धीरे क्यों ना हो रास्ते पर ही चलाएगा और ठीक जगह ले जाएगा। हर बात का जड़ आदमी है। अब अपने ये संविधान कानून बने हैं, जब हम स्वतंत्र बने तब अपने देश के बड़े लोगों ने बैठकर बनाए। देश अच्छा चले इसीलिए बनाए। वो सब बड़े बड़े लोग थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, ऐसे सब लोग थे। स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन लगा देने वाले, कारावास भोगने वाले त्यागी लोग थे। भ्रष्टाचारी तो बिल्कुल ही नहीं थे, साख वाले लोग थे। उन लोगों ने बैठकर जो संविधान कानून बनाया, किस लिए बनाया? इसीलिए कि ये देश पूरा सुखी हो, इस देश की गरीबी हट जाए, बेरोजगारी हट जाए। लेकिन उस कानून संविधान में उसको हाथ में लेकर हमने जो खेल किया 64 साल में, हमने उसको क्या बना दिया? अब संविधान अपना इसलिए बना है कि देश एक विधान में बंधा रहे, एक रहे। हमारे देश में भावात्मक एकता उत्पन्न हो। हमारे देश में विविधताओं की मान्यता पहले से है। अनेक भाषा, अनेक प्रांत, अनेक वेश, खान पान, रीति रिवाज, पंथ, संप्रदाय और आजकल राजनीतिक दल भी अनेक चलते हैं, मान्यता है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी हम सब लोग एक समाज है, एक राष्ट्र है, एक देश है, ऐसा हम चले, ऐसा संविधान बनाया। अब आज स्थिति क्या है? उस संविधान को सुरक्षित रखकर चलाने का जिनका दायित्व है, उनमें से ही एक के अध्यक्षता में चलने वाली एक कोई राष्ट्रीय सलाहकार समिति है। उसको वैधानिक मान्यता कुछ नहीं है, मन में आया बना दी। उसकी अध्यक्षता उस संसद में बैठने वाला एक करता है, एक करती है महिला। और उन्होंने एक कानून बनाने के लिए दिया।
उसकी अभी चर्चा ही कुछ वहां हुई नहीं, वो सरकार की वेबसाइट पर आ गया। सांप्रदायिक लक्षित हिंसा कानून, ऐसा उसका नाम दिया है। उस कानून को पढ़ते हैं तो अपने देश में सदा लोगों में आपस में झगड़ा बना रहे हैं, ऐसा वो कानून है। अपने देश में जो बहुसंख्य प्रजा है, प्रजातंत्र हमने स्वीकार किया है, बहुमति को वहां प्रमाण माना जाता है, लेकिन बहुमति वाले जो लोग हैं हिंदू, उनको बिना किसी कारण अपराधी माना गया है। ये गृहीत माना गया है कि कहीं कुछ गड़बड़ होगी, कौन करेगा? हिंदू करेगा। और हिंदू को दबाकर बाकी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाया है, प्रजातंत्र के भाव के बिल्कुल विपरीत। और संविधान सम्मत जो केंद्र के अधिकार है और राज्यों के अधिकार है, उसकी अनदेखी करते हुए केंद्र को राज्यों पर हद से ज्यादा प्रभुत्व, कभी भी किसी भी सरकार को बिना कारण बर्खास्त कर सकते, ऐसे अधिकार देने वाला कानून लाया है। अब संविधान को तोड़ने वाला, देश को तोड़ने वाला और देश की बहुसंख्य प्रजा को अन्याय से दबाकर रखने वाला कानून औरंगजेब करता तो समझ में आता, अंग्रेज सरकार करती थी, समझ में आता था। विदेश के लोग हैं, यहां के बहुसंख्य प्रजा को दबाए रखेंगे तो राज चलेगा उनका। यहां पर लोगों में आपस में तोड़कर झगड़े खड़े किए जाएंगे तो इनके राज चलेंगे। लेकिन यहां तो अपना ही राज्य है, अपने ही लोग हैं, अपने वोट के स्वार्थ के लिए मतांतरण करने वाली शक्तियों का लाभ हो, इसलिए जो ताकतें भारत को तोड़कर दबाकर रखना चाहती है, अपने स्वार्थ का दुकान चले, इसलिए उनका पोषण करने के लिए। और ऐसा कानून, संविधान संरक्षण का दायित्व जिन पर है, वो अपने ही व्यक्ति कर रहे हैं, वो पराये व्यक्ति नहीं है। तो आखिर सवाल यही होता है किसी भी देश की समस्याओं के हल का, वो हमारी आपकी रोजमर्रा की समस्याएं हो, व्यक्तिगत और पारिवारिक, महंगाई, बेरोजगारी जैसी, या देश के सुरक्षा, एकात्मता, अखंडता की समस्या हो, कश्मीर और उत्तर पूर्व की समस्याएं हो, देश की सीमाओं पर पाकिस्तान जो खेल खेल रहा है, चीन जो कर रहा है, उसको, उसके प्रतिकार का प्रश्न हो, अथवा देश में सामाजिक विषमता वगैरह जैसी समस्याएं, उनसे लड़ने का सवाल हो। नेता, नारा, नीति, पार्टी, सरकार, व्यवस्था ये काम नहीं करते, उनको चलाने वाला व्यक्ति काम करता है। और इसलिए उनको ठीक चलाने वाला समाज खड़ा करना, व्यक्ति में परिवर्तन लाकर, ये मूल इलाज है। हमारे देश के लिए जिन जिन लोगों ने प्रामाणिकता से और निस्वार्थ बुद्धि से काम किया, उन सब लोगों ने यही कहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की सर मानवेंद्र नाथ रॉय ने, और अपने जीवन के अनुभव के आधार पर उन्होंने एक किताब लिखी, रेडिकल ह्यूमैनिज्म, अंग्रेजी में है। अपने सारे जीवन भर के अनुभव का निचोड़ उसमें उन्होंने लिखा है। अंतिम प्रकरण के एक वाक्य में उसमें वो कहते हैं कि जब तक इस देश के सामान्य व्यक्ति के अंतःकरण में देशात्म बोध की चेतना जगाकर, देशात्म बोध यानी सारा देश मैं ही हूं, मेरे जैसा ही है, मेरा अपना है, देश का दुख मेरा दुख है, देश आत्म, मैं एक रस हूं, ऐसी चेतना जगाकर सामान्य व्यक्ति के सद्गुणों का स्तर बढ़ाया नहीं जाता, तब तक इस देश में कोई भला काम यशस्वी नहीं है।